नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। केजरीवाल को समन, 92 सांसदों का निलंबन, इंडी गठबंधन में और कितने नपने वाले हैं 2024 के पहले, आज इस पर भी बात होगी। इंडी की मीटिंग से पहले केजरीवाल, ममता और उद्धव क्या अलग खिचड़ी पका रहे हैं? पर्दे के पीछे विपक्ष ईवीएम को लेकर क्या प्लान बना रहा है, इस पर भी आज आपको जानकारी दूंगा। फिर बात होगी कि मोदी, योगी और वाराणसी, मोदी की गारंटी वाली सुपरहिट फिल्म आई है तो उसमें क्या दिखा है। वाराणसी में मोदी ने वो मंदिर बनवा दिया है जहां मन की शांति 100% मिलेगी। आज उस मंदिर में आपको लेकर चलूंगा। फिर बड़ा खुलासा, डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत पर सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर खोलूंगा। दाऊद को जहर किसने दिया? दाऊद मर चुका है या अब भी जिंदा है? इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है आपको बताऊंगा। दाऊद बहुत पहले मर जाता अगर वो प्लान फेल ना होता। वो प्लान कौन सा था और फेल कैसे हुआ, उसमें अजीत डोभाल का नाम कैसे आ रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और दाऊद इब्राहिम की वो तस्वीर जो आपने आज तक नहीं देखी वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जो कह रही है कि इस बार हड्डी गला देने वाली ठंड पड़ेगी क्या। और आखिर में अनसुना किस्सा, केदारनाथ में मोदी ने खुद झाड़ू क्यों लगाई थी, इसका अनसुना किस्सा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सख्ती के बाद गौ तस्कर योगी सरकार के से खौफ खाने लगे। हालत यह हो गई है कि अब गौ तस्कर खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दे रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर बदायूं से सामने आई है, जहां गौ तस्करी में शामिल गैंगस्टर मोहम्मद आलम गले में तख्ती लटकाकर खुद थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गैंगस्टर ने गले में जो तख्ती टांग रखी थी उस पर लिखा था कि अब कभी गोकशी नहीं करूंगा, योगी बाबा मेरी रक्षा करें। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे नफीस बिरयानी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नफीस बिरयानी को अतीक का फाइनेंसर कहा जाता था और वो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था। नफीस की क्रेटा कार से ही शूटर उमेश पाल की हत्या के लिए ये लोग पहुंचे थे और कुछ दिनों पहले पुलिस ने नफीस को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली आए और पटना में फ्लाइट में बैठते वक्त नीतीश कुमार किससे मिले पता है? पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से उनकी मुलाकात हुई। नीतीश को देखकर दोनों नेता अपनी सीट पर खड़े हो गए। नीतीश कुमार भी उन्हें देखकर एक बार के लिए तो चौंके, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए दोनों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और हालचाल भी पूछा। इसके बाद नीतीश कुमार अपनी सीट पर बैठ गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, केजरीवाल को समन ईडी का, 92 सांसदों का निलंबन, इंडी में और कितने नपने वाले हैं। इंडी की मीटिंग से पहले केजरीवाल, ममता और उद्धव क्या अलग खिचड़ी पका रहे हैं और पर्दे के पीछे ईवीएम पर क्या प्लान बना रहा है विपक्ष। सबसे पहले इसका चैप्टर। इंडी गठबंधन की कल मीटिंग होने वाली है। वो इंडी गठबंधन जो सब एक दूसरे को भूल गए थे, वो फाइनली फिर एक दूसरे से मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही इंडी गठबंधन में तूफान आ रखा है। एक तरफ इंडी गठबंधन के 90 से ज्यादा सांसद निलंबित हो गए, उधर शाम होते ही शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। यानी मीटिंग से पहले ही इंडी गठबंधन पर एक के बाद एक आफत आ रही है। उधर इंडी गठबंधन के लिए यह भी अच्छे संकेत नहीं है कि केजरीवाल, ममता, उद्धव जैसे नेता ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी अलग खिचड़ी पकाने में जुटे हैं। इंडी गठबंधन की मीटिंग के पहले ये तीनों नेता क्या कर रहे हैं वो भी आज आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह सुनिए कि इंडी गठबंधन की कल की मीटिंग के पहले केजरीवाल को जो ईडी का सम्मन आया है, वही शराब घोटाले वाला जो मामला है, उसमें पिछली बार बुलाए तो ये गए नहीं थे, तो इस बार ईडी ने फिर से समन भेजा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद इंडी गठबंधन को होश आया कि लोकसभा चुनाव में एक होकर लड़ना होगा। लेकिन मीटिंग से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का बुलावा आ गया। अरविंद केजरीवाल प्लानिंग कर रहे होंगे कि कल इंडी गठबंधन की मीटिंग में वो अपनी बार्गेनिंग पावर कैसे दिखाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस 3 राज्यों में हार कर कमजोर हुई है, उससे केजरीवाल को पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस से ज्यादा मोलभाव की वजह मिल गई है। हालांकि ये भी कोई तोप नहीं चला है इन तीनों चुनाव में, चारों चुनाव। लेकिन भाई ये तो कहेंगे कि हम तो थे ही नहीं, खत्म थे।
हमने जमानत जब्त करा दी तो क्या ही हो गया, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर लिया, तो कांग्रेस से डीलिंग होगी फिर बढ़िया से। लेकिन केजरीवाल का सियासी बैड लक खराब चल रहा है, उनको ईडी का सम्मन आ गया। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को दूसरा सम्मन भेजा है। इस बार केजरीवाल को 21 दिसंबर की डेट दी गई है कि भैया 21 को आइए, आपसे जरा पूछताछ कर लें। 21 दिसंबर को ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना है। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने जो सम्मन दिया था उसे केजरीवाल ने कई तरह के कारण बताकर टाल दिया था कि मैं बिजी हूं, मुझे पार्टी का काम है, मुझे दिल्ली चलानी है, मुझे प्रचार करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस बार क्या केजरीवाल पेश होंगे या फिर कोई नया कारण निकाल कर लाएंगे जिससे वो ईडी के सम्मन को टाल सके? भाई पिछली बार तो केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश ना होने के जो कारण बताए थे उसमें यह क्लियर नहीं है कि ईडी उन्हें किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुला रही है, यह भी कह दिया था। उन्हें गवाह के तौर पर बुला रही है, आरोपी के तौर पर बुला रही है, जरा बताइए। दूसरा कारण उन्होंने कहा था कि भाई विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हूं, चुनाव प्रचार के लिए जाना है। तीसरा कारण उन्होंने कहा था कि दिल्ली संभालनी है, इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं। लेकिन इस बार समन गया होगा तो भाई ईडी ने बताया होगा कि आपको आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार वो क्या करेंगे? इस बार भी उनके पास एक चीज है, विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल की पार्टी को कुछ नहीं मिला, उल्टे जमानतें जब्त हो गई। लेकिन इसी बीच केजरीवाल की पार्टी ने यह माहौल बनाना जरूर शुरू कर दिया था कि केजरीवाल को अगर जेल भेजा जाएगा तो क्या उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसे लेकर पूरी दिल्ली में कई दिनों से कैंपेन चला रही है और उनका दावा है कि वो एक तरह से रेफरेंडम कर रहा है। शराब नीति लाए तो उस पर रेफरेंडम नहीं कराए, शराब नीति लाए या बाद में हटाए तो उस पर पब्लिक से नहीं पूछे, लेकिन केजरीवाल को सरकार चलानी चाहिए जेल से या नहीं, इस पर पब्लिक से पूछ रहे हैं। और वो भी क्या पूछ रहे हैं वही जानते हैं, बाद में एक रिपोर्ट आएगी जो इनके मन के मुताबिक हो। लेकिन केजरीवाल की दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी ही शराब घोटाले में फंसी। इस केस में ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है, यह भी कहा जा रहा है। दरअसल 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता से ईडी ने पूछताछ की। नारायण दास गुप्ता चार्टेड अकाउंटेंट हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और वो पार्टी के पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। आम आदमी पार्टी पर ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में एक बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि रिश्वत की जो रकम मिलने का आरोप है वो रकम कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में गई, ये आरोप है और इसका इस्तेमाल चुनाव करने में आरोप किया गया, इसलिए ये आरोप लगता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट ईडी बिना अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किए दाखिल कर सकती है, क्योंकि यह क्लियर नहीं है कि अभी अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर पाएगी भी या नहीं। भाई पहले सम्मन में तो नहीं गए, बहाने बनाए। दूसरे सम्मन के बाद अब एक नई खबर आ गई। अब खबर यह आ रही है कि केजरीवाल 19 दिसंबर से विपश्यना के लिए जाने वाले हैं, वो जिसमें नहीं बोलते नहीं है और शांति, मन की शांति को तलाशा जाता है, दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट रहकर। केजरीवाल कहा जा रहा है कि हर साल 10 दिन की विपश्यना का कोर्स करते हैं। विपश्यना के लिए केजरीवाल अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे 2021 में जयपुर के वेलनेस सेंटर में गए थे, इससे पहले बेंगलुरु के वेलनेस सेंटर में केजरीवाल गए थे। इन 10 दिन में केजरीवाल किसी कार्यक्रम में नहीं जाते, किसी नेता से नहीं मिलते, किसी से बात नहीं करते, वो विपश्यना का प्रोटोकॉल भी है। अब 10 दिन का मतलब यह है कि कम से कम 30 दिसंबर तक केजरीवाल तो उपलब्ध नहीं है और इसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, तो केजरीवाल नया साल भी नहीं मनाएंगे क्या? तो कुल मिलाकर केजरीवाल इस बार भी ईडी का सम्मान स्किप करते दिख रहे हैं। लेकिन कल के बाद तो केजरीवाल विपश्यना के लिए चले जाएंगे। केजरीवाल के पास अभी तो फिर भी 2 दिन है, आज का दिन था, कल वाला दिन है, और वो इसका फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की पिक्चर से अलग केजरीवाल अपनी अलग पिक्चर बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इंडी गठबंधन की मीटिंग के पहले ही वो अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, जैसे आज शाम को ममता बनर्जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिली। आए हैं सब लोग इंडी गठबंधन के लिए, लेकिन केजरीवाल और ममता बनर्जी की मीटिंग हो गई। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही नेता इंडी गठबंधन बनने से पहले बिना कांग्रेस के विपक्ष का मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे। ममता बनर्जी अखिलेश यादव और शरद पवार को लेकर चल रही थी, अरविंद केजरीवाल केसीआर के साथ अलग मोर्चा बना रहे थे। अच्छा, इससे पहले इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई है तो इनकी अलग से इस तरह से मीटिंग नहीं हुई थी, तो इस बार क्यों भाई? ममता बनर्जी से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से भी मिले हैं। उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास उनसे मिलने पहुंचे और इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि ये उद्धव ठाकरे गठबंधन से पहले केजरीवाल से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी गठबंधन की मीटिंग से पहले केजरीवाल से मिल रही हैं। ये उद्धव, ममता और केजरीवाल क्या कोई अलग खिचड़ी पका रहे हैं इस मीटिंग से पहले? क्या ये तय हो रहा है कि सुनो हम लोग को कल कांग्रेस से किस तरह से बार्गेनिंग करनी है, या कुछ और?
अरविंद केजरीवाल कल विपक्ष की बैठक में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले संकेत दिए हैं कि गठबंधन उनकी शर्तों पर होगा। जैसे पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब के लोग उन्हें 13 की 13 सीटें जितवाएं, और अरविंद केजरीवाल ये बयान इंडी गठबंधन की बैठक से ठीक पहले देकर आए हैं पंजाब में। सुनिए एक बार उन्होंने क्या ऑलरेडी कह रखा है। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी, मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर, 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। इनको 13 की 13 सीट लोकसभा में आने का विश्वास है, इनको अगले बार विधानसभा में 110 सीट आने का विश्वास है, लेकिन इन्हीं के साथी लोग जो हैं वो देखिएगा फिर ईवीएम पे सवाल खड़े करें। तो ईवीएम में गड़बड़ी है तो बॉस इनको कैसे आ रहा है 100 सीट, लेकिन क्या कीजिएगा, जहां जरूरत है वहां बोलना है, जहां नहीं है अपना काम चल रहा है। इंडी गठबंधन की मीटिंग में कल क्या होगा, इंडी गठबंधन की मीटिंग का एजेंडा क्या है, और कैसे मीटिंग से पहले ही नेता एक दूसरे को उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं, ये सब भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन जरा आज की एक दूसरी बड़ी खबर पर पहले नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट भी इंडी गठबंधन की बैठक पर पड़ने वाला है। सांसदों के निलंबन की बात करना जरूरी है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो कल इंडी गठबंधन की मीटिंग में जरूर उठेगा, और इसी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का एक और मौका मिला है विपक्ष को। संसद में आज एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया जो पहले बहुत कम हुआ। ये सारे सांसद संसद सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे, सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद इनके निलंबन का फैसला किया गया। संसद में आज जबरदस्त हंगामे के बाद 70 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जब संसद सत्र शुरू हुआ था तो पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की थी कि बॉस, ये जो आप लोग चुनाव हारे हैं अभी राज्यों में, इसका गुस्सा संसद में ना निकालिएगा, सत्र चलने दीजिएगा। लेकिन अब वही होता दिख रहा है। शायद प्रधानमंत्री मोदी को पहले से ही अंदाजा था कि विपक्ष ऐसा ही करेगा, और उनका अंदाजा सही साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो पा रहा, जैसा हर बार होता है। विपक्ष संसद की सुरक्षा के मामले में खूब हंगामा कर रहा है। अच्छा, इनका गोल पोस्ट भी चेंज हो रहा है, कभी गृह मंत्री से जवाब चाहिए, कभी इनको अब प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, मतलब अलग अलग हिसाब से चीजें चल रही। अब तक संसद में जो सांसद निलंबित हुए हैं उनके बारे में अगर आप डिटेल दूं तो कुल मिलाइएगा तो आंकड़ा 90 के पार चला गया है। अगर आप देखेंगे संसद से जो निलंबित सांसद हैं, संसद से निलंबित सांसद कितने हैं भाई? पहले 14 ऑलरेडी हो रखे थे, पहले 14 हुए थे, आज 78 हो गए एक साथ, 78 आज हो गए, यानी कुल मिला दीजिएगा तो 92 सांसद सस्पेंड हो गए। 92 लोकसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें कुछ बड़े चेहरे भी, जैसे अगर आप देखेंगे उसमें अधीर रंजन चौधरी का नाम है जो कांग्रेस से हैं और सस्पेंड हो गए। ए राजा डीएमके के, गौरव गोगोई कांग्रेस के, सौगत राय टीएमसी से हैं। राज्यसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें प्रमोद तिवारी कांग्रेस से हैं, जयराम रमेश कांग्रेस के, केसी वेणुगोपाल हैं कांग्रेस के, इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, इमरान प्रतापगढ़ी, रंजीत रंजन, ये सब कांग्रेस से हैं। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से हैं और मनोज झा आरजेडी से। ये तो कुछ चेहरे आपको बताया जिनको आप अमूमन देखते हैं टीवी पे, इसके अलावा तो लंबी लिस्ट है। इन सांसदों को बाकी के बचे हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, और इनका निलंबन क्या हुआ, क्यों हुआ, यह भी आपको जानना चाहिए। दरअसल आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने क्या किया, हाथ में तख्ती ली और नारेबाजी शुरू की। लोकसभा स्पीकर ने बार बार विपक्षी सांसदों से कहा कि हंगामा न कीजिए। यह भी याद दिलाया कि सभी सांसदों ने सर्वसहमति से यह तय किया था कि सदन के अंदर कोई तख्ती या प्लेकार्ड लेकर नहीं आए। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के सांसदों को यह भी याद दिलाया कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। सदन के नियमों के विरुद्ध जाकर विपक्षी सांसद नारेबाजी पर अड़े रहे। सुनिए वहां क्या माहौल था, फिर बताता हूं आगे की बात। वीके सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं।
आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल जी की दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री इसी तरह राज्यसभा में भी विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सांसदों ने भी नारेबाजी की, प्लेकार्ड्स दिखाए। जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया तो विपक्ष में चीख पुकार मच गई कि सरकार तानाशाही कर रही। सुनिए विपक्ष के निलंबित सांसदों ने क्या किया है, क्या कहा है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो हुआ है क्या वो नियमों के विरुद्ध है और क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बदला है। मुझे लगता है कल की तारीख में विपक्ष विहीन जो सदन है वो चलाएंगे। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोकने का ये एक प्रक्रिया है। यानी फिर बात वहीं घूम फिर कर आ गई कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सांसद क्या कर रहे हैं उसकी कोई चर्चा नहीं। स्पीकर ने जो किया वो नियम के हिसाब से ही किया है। अच्छा, क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? इस बार रिकॉर्ड नंबर में विपक्ष के सांसद निलंबित जरूर हुए, लेकिन यह भी एक सच है कि बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन का यह पहला मामला नहीं है। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने भी यही किया था। तब राजीव गांधी सरकार के पास 404 सीटें थी। 1989 में एक बार में 63 सांसदों को निलंबित किया था राजीव गांधी सरकार के वक्त में। इन सभी सांसदों को हफ्ते के बचे हुए दिनों के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया था। ये सांसद इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बने ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा कर रहे थे, तो एक साथ 63 सांसद निलंबित हो गए थे। लेकिन तब वो कांग्रेस का मॉडल नहीं था, आज वो बीजेपी का मॉडल हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। इस बार 90 से ज्यादा सांसदों का निलंबन तब हुआ जब इंडी गठबंधन की मीटिंग होने वाली, और इससे इंडी गठबंधन को एक बड़ी वजह मिल गई कि वो एक साथ आए, क्योंकि अभी तक तो इतने टकराव दिखते रहे कि एक होकर चुनाव लड़ने की बातें भी खोखली लगती। ये लोग मीटिंग की डेट फिक्स करने में सहमत नहीं हो पाते, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। जैसे इसी बार विपक्ष की जो बैठक 6 दिसंबर को होनी थी उसे टालकर 17 दिसंबर को नई तारीख चुना गया, फिर उसे कैंसिल करके 19 दिसंबर यानी कल का दिन जो है इंडी गठबंधन की बैठक के लिए चुना गया। बैठक में शामिल होने के लिए गठबंधन के अलग अलग नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बैठक का एजेंडा क्या है, इस बैठक में क्या तय होने वाला है, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन ये निलंबन के बाद इनको जो है वो थोड़ा सा एक मौका मिलेगा कि देखो अगर साथ मिलके नहीं आए तो फिर खत्म हो जाओगे। हर नेता अपने हिसाब से इंडी गठबंधन का एजेंडा बता रहा है। जैसे कल की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने 5 बड़े सवालों का अपने हिसाब से जवाब दिया। ममता बनर्जी से पहला सवाल यह पूछा गया कि चुनाव में 3 महीने रह गए हैं, क्या कल की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी? तो ममता ने इस पर जवाब दिया कि सीट शेयरिंग पर चर्चा पहले भी हुई थी, कल एक बार फिर बड़ा मौका है कि सीट शेयरिंग पर डिटेल में चर्चा करें, यानी अभी फिक्स नहीं है इसका मतलब। ममता बनर्जी से दूसरा सवाल यह था कि क्या कल गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी? इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि कल ही सब नहीं हो जाएगा, लेकिन उनका विचार है कि अगर सैद्धांतिक तौर पर निर्णय हो जाता है तो फिर आगे सब अच्छा होगा, यानी आगे पे फिर से बात चली गई। ममता बनर्जी से तीसरा सवाल था कि अगर सीट शेयरिंग के लिए कुछ पार्टियां तैयार नहीं होंगी तब क्या कीजिएगा? इस पर ममता ने जवाब दिया कि हो सकता है कि 1-2 पार्टी सहमत ना हो, लेकिन जब ज्यादातर पार्टियां सहमत हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिक सब साथ आ जाएंगे। ममता बनर्जी से चौथा सवाल था कि क्या सीट शेयरिंग में अब देर हो चुकी है, क्योंकि टीएमसी खुद कह रही थी कि 15 अक्टूबर तक सब हो जाना चाहिए, अब तो दिसंबर चल रहा है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि अभी देर नहीं हुई है, देरी का जवाब गठबंधन के दूसरे लोग देंगे। ममता बनर्जी से 5वां सवाल था कि क्या कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मतभेद बुलाकर गठबंधन हो पाएगा? इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी के साथ चलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी से छठा सवाल था कि क्या गठबंधन की मीटिंग में ईवीएम का मुद्दा भी उठाया जाएगा? इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम का मुद्दा तो है, विपक्ष 100% वीवीपैट चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, 100% वीवीपैट से काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच एक अहम बात ममता बनर्जी ने जो कही वो कांग्रेस को लेकर कही, जिसमें कांग्रेस को बंगाल में उसकी हैसियत याद दिलाई। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, यानी उसी के हिसाब से सीट शेयरिंग करने का संकेत ममता बनर्जी ने दे दिया है। सुनिए ममता बनर्जी को एक बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस
was upset with the Samajwadi Party. Would you want to advise the Congress at some point of time that you need to take everyone along? I don't have any comments right now. Past is past. Let us think for future. But would you like an alliance with the Congress in Bengal, or have they approached you for an alliance in Bengal? Somebody must bail the cat. No, but will you, I think it is everybody. It is everybody. have Sorry? you offered them 2 seats? No. Is Somebody that- must bail the cat, meaning? Meaning, I don't have any problem if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. You're also But you are open to an alliance with the Now, Congress? I am open to talk. I am open to discuss. But will you make this condition that they should leave their alliance with the left before they have an alliance with you in Bengal? It is their choice. I cannot make any comments about any political party. अब आप ममता बनर्जी को सुनिए, वो खुद ही कह रही है कि भाई कांग्रेस को लेकर गठबंधन होगा या नहीं, इस पर नहीं कह सकती, लेकिन मैं बातचीत के लिए तैयार हूं और कांग्रेस को याद दिला रही है कि तुम्हारी वहां 2 ही सीट है, ये याद रखो। जैसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी को याद दिला रही थी मध्य प्रदेश में कि भैया तुम्हारी क्या वहां पर हैसियत है वो तुम देख लो, वैसे अब ममता बनर्जी कांग्रेस की हैसियत याद दिला रही। हालांकि ऊपरी तौर पर गठबंधन के वरिष्ठ नेता लालू यादव तो दावा कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को मिलकर हरा देंगे। लालू जी को एक बार सुनिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए एक बार, फिर आगे की बात। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है, और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। चलो भैया भी बात हो गई, सारी चीज़ों पे बात होगी, और जहाँ तक आपको बोला गया है कि 4 कमेटियाँ तो बनाई गई है पहले से, और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है, और हर चीज़ें जो है सामने थोड़ी लाई जाती हैं। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीज़ें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। 3 राज्यों कहाँ क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कहने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए कुछ नहीं। एक तरफ विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रुकी हुई गाड़ी को फिर से धक्का देगा, दूसरी तरफ 2024 के लिए नरेंद्र मोदी की गाड़ी 4थे गियर में भाग रही है बॉस। पाठशाला में अब पीएम मोदी के मिशन 2024 की तैयारियों का चैप्टर। बिखरे हुए विपक्ष के सामने आज पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि 2024 की तस्वीर साफ हो गई, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी 2 दिन से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने करीब 20,000 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इनमें अध्यात्म से लेकर विकास के कार्यों से जुड़ी हुई कई योजनाएं शुरू की। पीएम मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े योग मंदिर के शुभारंभ से लेकर वाराणसी को देश के दूसरे इलाकों से जोड़ने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन और हाईवेज की सौगात दी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जब पीएम मोदी दिल्ली में होते हैं तब भी वाराणसी के विकास से जुड़े हुए हर प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हैं। बॉस, इस तरह का जो उनका लगाव है, ठीक है मैं होऊंगा पीएम, लेकिन वाराणसी मेरा संसदीय क्षेत्र भी है ना, और वाराणसी आप जाके बात कीजिए, लोग कहते हैं गजब ही काम हो गया है बॉस वाराणसी में, और वो दिख रहा है। आज आपको वो मंदिर दिखाऊंगा, डिटेल दूंगा, आप कहेंगे गजब ही हो गया भाई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार वाराणसी जाकर इन प्रोजेक्ट्स का अपडेट लेते हैं। तो वो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की का कमिटमेंट है, मोदी की गारंटी है, तो वो गारंटी पूरी करने की यूपी में जिम्मेदारी योगी को दी हुई है कि तो आप देखते रहिए, और फिर मैं आके बीच बीच में जो है वो काम खुद भी देखूंगा। वाराणसी में आज पीएम मोदी ने 2024 के इलेक्शन से पहले देश को एक और गारंटी दी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 3 राज्यों के चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने जब देश को गारंटी दी थी तो तीनों राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। अब 2024 के इलेक्शन से पहले पीएम मोदी की नई गारंटी पूरे विपक्ष के लिए नई चुनौती बन गई। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को पूरे देश में एक ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दिया है। आध्यात्मिक नगरी से लेकर पर्यटन क्षेत्र के रूप में पीएम मोदी ने वाराणसी को बिल्कुल ही बदल डाला है। पीएम मोदी ने यह बता दिया कि अगर बदलाव की इच्छा शक्ति हो तो वाराणसी जैसे पौराणिक शहर का भी कायाकल्प किया जा सकता है। आज पीएम मोदी ने वाराणसी में किस तरह के विकास कार्यों की शुरुआत की है, आप सुनिए, आप खुद कहेंगे कि गजब लेवल का काम चल रहा है।
पीएम मोदी ने आज 4000 करोड़ की लागत का 800 मेगावाट का सोलर पार्क का शिलान्यास कर दिया। अब वहां सोलर पार्क लग रहा है। बीएचयू में 120 करोड़ की लागत का 150 बेड का क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने की शुरुआत कर दी। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में सड़क निर्माण का काम जो होना है उसका शिलान्यास कर दिया। करीब 300 करोड़ की लागत से तैयार करवाई गई सड़कों का उद्घाटन भी किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने वाराणसी और दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। भाई इतना विकास हो रहा है लेकिन कनेक्टिविटी तो चाहिए। सड़क भी वैसे ही बन रही है और ट्रेन से भी कनेक्टिविटी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 6 बजे चलकर 2 बजे दिल्ली पहुंचा देगी और दोपहर 3 बजे दिल्ली से चलकर रात 11 बजे वाराणसी। मतलब एक दिन ऑफिस से थोड़ा पहले निकलिएगा तो रात में वाराणसी पहुंच जाइएगा। आराम से दर्शन कीजिए, घूमिए फिरिए, उसके बाद ट्रेन पकड़े, धप से ऑफिस। कुल मिलाकर इस बार पीएम मोदी ने वाराणसी को करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में वाराणसी को किस तरह से बदला है, इसके गवाह देश के वो लाखों करोड़ लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में वाराणसी होकर आए। लेकिन एक सांसद के तौर पर पीएम मोदी कैसे काम करते हैं, आज आपको यह देखना चाहिए। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उनके संसदीय क्षेत्र के सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक किस तरह पहुंच रहा है, इस पर भी पीएम मोदी का पूरा फोकस रहता है। वो अपने इलाके के लोगों से बात करते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। आज पीएम मोदी वाराणसी के गांव सेवापुरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं से संवाद किया। और इस दौरान पीएम मोदी एक ग्रामीण महिला के कामकाज से इतने प्रभावित हो गए कि उनको चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। भाई सुनिए वहां क्या बात हुई है पीएम की। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है। जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अब आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्ट। विपक्ष अपना गठबंधन बना रहा है और नरेंद्र मोदी का गठबंधन आम लोगों से बन रहा है। वो अपना बना रहे हैं भैया हिसाब कि पब्लिक से कनेक्ट रहो, काम करो। वो कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ, दिवाली के वक्त वो पत्रकारों से भी मिले थे तो उन्होंने कहा था, एक पुराना किस्सा बताया कि भाई जब मैं गुजरात में कहीं गया और मैंने इस तरह से लखपति दीदी बनते हुए देखा तो मैंने कहा कि भाई ये अपने आप में बहुत कमाल का है और ये भारत की जो एस्पिरेशंस है उसको दिखाता है कि भाई यही लोग भारत को आगे लेके जाएंगे। और आप देखिए वो इंटर पास महिला से कह रहे हैं कि भाई उनको दिख गया कि ये महिला जो है वो आगे जा सकती है, नेतृत्व कर सकती है, तो चुनाव भी लड़ सकती है। इस संवाद के बाद पीएम मोदी ने इन महिलाओं से एक ऐसे विषय पर बात की जो पूरी देश के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल देश में शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों में आने वाले मेहमान जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, खाना ले लेते हैं, खाते नहीं है और उसमें से बहुत सारा खाना फेंक देते हैं, जिससे खाने की बहुत बर्बादी होती है। आज पीएम मोदी ने वाराणसी से खाने की बर्बादी को लेकर बहुत बड़ा मैसेज भी दिया। सुनिए वहां क्या बात। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए हमारे देश में आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जी सर।
उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा, जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। आज पीएम मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन मंदिर कहे जाने वाले स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का निर्माण पिछले 19 साल से चल रहा था, 19 साल से, और इसमें 20,000 लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। 20,000 लोग एक जगह बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां किसी भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होती है। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी हुई है। आप मंदिर को बस देखिए, आपको लगेगा कि एक बार तो यहां जाना। देख रहे हैं, झमाझम है भाई। और रात की तस्वीर देखिएगा तो मन करेगा एक बार शाम में आदमी जाए और वहां बैठे। इसकी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे अंकित किए गए। इस मंदिर का निर्माण विहंगम योग संस्थान ने करवाया है, और यह मंदिर इसलिए भी पीएम मोदी के लिए बहुत करीबी विषय रहा क्योंकि उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन विहंगम योग संत समाज की अनुयायी थी और स्वरवेद धाम से जुड़ी हुई थी। इस मंदिर की दूसरी एक खासियतें बताने से पहले आपको स्वरवेद शब्द का अर्थ बता देता हूं। स्वरवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जुड़ा हुआ है स्व और वेद। स्व जिसका अर्थ होता है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा। यह मंदिर तप साधना के जरिए खुद के बारे में जानने का सबसे बड़ा स्थल है। यहां किसी विशेष भगवान की पूजा नहीं बल्कि मंत्रों के आधार पर योग और मेडिटेशन किया जाता है। सही शब्दों में कहें तो मेडिटेशन का मंदिर कहिए इसको। जहां आइएगा तो 100% मन की शांति मिलेगी। 7 मंजिल की ये इमारत है, मंदिर है, और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। यह मंदिर करीब 64,000 वर्ग फीट में बना है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत साल 2004 में हुई और इसे तैयार करने में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में इस मंदिर के एक हिस्से का लोकार्पण किया था, लेकिन अब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। वाराणसी में पीएम मोदी एक अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यहां सरकारी मदद से कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले एक दिव्यांग युवक आशीष से भी बातचीत की। यह बातचीत इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है क्योंकि इसमें कुछ इनकम टैक्स की रेड वेड की भी बात है। सुनिए वहां क्या बातचीत हुई। तो यहाँ क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? यहाँ सर हमको पेंशन भी मिला है, बाकी दुकान संचालन के लिए अभी आवेदन भी किए हैं, बाकी उपकरण के संबंधी जो भी जरूरत पड़ती है हमको। क्या दुकान चलाओगे? सर CSC का चलाते हैं अपना, उसी में स्टेशनरी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं CSC सेंटर पे? सर काउंट तो नहीं करते, फिर भी आ जाते हैं 10-12 लोग दिन भर में आ जाते हैं आराम से, कि हमारी जीविकोपार्जन हो जाता है। तो महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? सर काउंट नहीं। अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, कोई ऐसा करते है क्या? सर जो भी होता है अपने आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा मोदी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इतना कमाते होंगे। आपके चेहरे की खुशी बता रही है। नहीं सर, आपसे मिलने की खुशी है सर। अच्छा। जी सर। तो अपने संसदीय क्षेत्र में गए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। योजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, लोगों से मिले, बातचीत की, मैसेजिंग दी कि ये कीजिए, इससे और अच्छा हो सकता है देश में। लोगों से इस तरह से मिल रहे थे जैसे कोई घर का सदस्य मिलता है। और फिर लोग कहते हैं कि अरे ये आदमी हारता क्यों? क्योंकि EVM में गड़बड़ी है। बॉस, गड़बड़ी कहाँ है वो समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक तरफ उत्तर में पहाड़ों में भारी बर्फबारी लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है, तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने दिल्ली NCR समेत कई मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी। दिसंबर का आधा महीना गुजरने के बाद अब मैदानों में सर्दियों वाली ठंड का एहसास होने लगा। उधर दक्षिण भारत में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मतलब अजीबोगरीब मौसम चल रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट माने जाने वाले गुलमर्ग की। मकानों की छत हो या फिर सड़क पर चल रही गाड़ियों की छत, हर जगह बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। पेड़ सफेद हो गए भाई, एकदम भयंकर बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसर गया है।
दुकानें तो खुली हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद हैं। इतनी बर्फ में कौन निकलेगा बाहर? सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से मतलब कपड़े में पैक होकर बाजार पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग की एक और तस्वीर देखिए। पिछले कुछ दिनों में इतनी बर्फ गिर चुकी है कि पहाड़ और पेड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। अब जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि वहां कैसे ठंड बढ़ी। यह तस्वीर अनंतनाग की है, जहां अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली मशहूर शेषनाग झील ठंड की वजह से पूरी तरह जम गई है। यह पानी रहता है भाई, उस पर आदमी चल रहा है। तस्वीर में जिस जगह यह शख्स खेल रहा है, कूद रहा है, वो एक झील है और ठंड की वजह से झील का पूरा पानी ही जम गया है। जम्मू के कटरा में मौजूद वैष्णो देवी मंदिर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस दौरान वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखाई दिए। बर्फबारी शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है, लेकिन गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से वहां ऊंचे इलाकों में पहुंचे कई पर्यटक फंस भी गए, जिसके बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बर्फबारी के बीच फंस गए 60 से ज्यादा पर्यटकों को बचाकर निकाला। इसके बाद सेना ने इन पर्यटकों को ठंड से बचाने का इंतजाम किया, उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की। वहीं गुलमर्ग में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है, जिसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जो टीम है उसने JCB की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू किया है। पुंछ में भी बर्फबारी के बाद गिरे पाले की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, जिसके बाद BRO की टीम और जो स्थानीय लोग हैं वो मिलकर सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए दिखाई दिए। तो अब बर्फबारी और ठंड में तो ब्रेक नहीं लगने वाली बॉस, ये मान के चलिए। स्वेटर वेटर नहीं निकाले हैं तो अब निकाल लीजिए, जबरदस्त ठंड पड़ेगी अब। और पाठशाला में अब किस्सा सुना। ये किस्सा वैसे तो एक ऐसे वाक्य से जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव में गहरी आस्था, ये किसी से छुपा तो है नहीं। PM बनने के बाद वो 6 बार केदारनाथ जा चुके हैं। PM मोदी के पुराने सहयोगी रहे और एक बार उनके साथ केदारनाथ धाम पहुंचे बीजेपी नेता श्याम जाजू ने बताया था कि बात 2017 की है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले दिन दर्शन और अभिषेक के लिए सुबह सुबह वहां पहुंच गए। जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो PM मोदी अंदर जाने लगे, तो केदारनाथ धाम के ट्रस्टी ने उन्हें रोक दिया। PM मोदी ने इस पर हैरानी जताई और उनके साथ आए लोगों ने भी सोचा कि कोई PM को क्यों रोक रहा है भाई। इस पर केदारनाथ धाम के ट्रस्टी ने कहा कि सर्दियों में 4 महीने मंदिर बंद रहता है और इस दौरान वहां धूल जम जाती है, गंदगी हो जाती है अंदर, इसे सफाई करने दीजिए, फिर आप दर्शन कर लीजिएगा। तो इस पर PM मोदी ने बगैर देर लगाए कहा कि उसी के लिए तो आए हैं, और उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू ली और साफ सफाई करने में खुद जुट गए। मंदिर की सफाई पूरी होने के बाद PM मोदी ने गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और तब फिर अभिषेक किया। इस साल केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद गर्भगृह में दर्शन करने वाले PM मोदी सबसे पहले व्यक्ति थे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री।